नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल MJK17 में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा करेंगे। दोस्तों सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं जो बार बार रिपीटेड सीटेट के एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो चार ऑप्शन दोस्तों हैं, वुडवर्थ, सिगमंड फ्रायड, जुंग, J.S. रॉस। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन बी, सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। और दोस्तों फ्रायड महोदय ने जो है मानव मस्तिष्क की तीन भाग बताए हैं, चेतन, अचेतन और अचेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, विद्यार्थियों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो अनुवांशिकता, वातावरण, ए व बी दोनों। तीसरा दोस्तों चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। दोस्तों विद्यार्थी की शिक्षा में अनुवांशिकता और वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यार्थी में न केवल अपने माता पिता बल्कि उनसे संबंधित उनके पूर्वजों से भी अनेक शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। इसे ही दोस्तों हम वंशानुक्रम, वंश परंपरा आदि नामों से जानते हैं। और इसी तरह वातावरण से भी विद्यार्थी बहुत सारी अधिगम प्रक्रियाएं ग्रहण करता है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों है, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य क्या है? तो ग्रहण की गई संबंधित सूचना का रूपांतरण, ग्रहण की गई सूचना का विस्तारण, सूचनाओं का संग्रहण एवं पुनः प्रस्तुतिकरण, इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पे सभी ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों है, गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है प्रसव पूर्व, दूसरा है बचपन, तीसरा है उत्तर वाली अवस्था, चौथा है किशोरावस्था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन ए, प्रसव पूर्व। दोस्तों हर्लॉक के अनुसार गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था को प्रसव पूर्व अवस्था कहा जाता है। और ये अवस्था गर्भाधान से जन्म तक के समय तक मानी जाती है, यानी कि 9 महीना या 280 दिन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का अमूर्त तर्क और तर्क कौशल किस के दौरान विकसित होते हैं? तो दोस्तों पहला है ज्ञानेंद्रिय अवस्था, दूसरा है पूर्व अनुक्रमिक अवस्था, तीसरा दोस्तों औपचारिक परिचालन अवस्था और ऑप्शन डी दोस्तों ठोस परिचालन अवस्था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सी, औपचारिक परिचालन अवस्था। दोस्तों पियाजे के अनुसार जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है उसका कार्यक्षेत्र बढ़ता जाता है तथा वैसे वैसे उसकी बुद्धि का भी विकास हो जाता है। और दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार औपचारिक परिचालन या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के बाद शुरू होती है। और इसमें बच्चों के तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास, समस्या समाधान की क्षमता का विकास, वास्तविक अवास्तविक में अंतर समझने की क्षमता का विकास तथा वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों है, व्यक्तित्व मापन की CAT विधि यानी कि चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट विधि किसके द्वारा दी गई है? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है बेलाक। और दोस्तों ये TT जो है ये व्यक्तित्व परीक्षण की एक विधि है। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों है, TAT में कितने कार्ड होते हैं? तो दोस्तों TAT यानी कि थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। दोस्तों इस परीक्षण का निर्माण जो है हेनरी मुर्रो के द्वारा किया गया था, हेनरी मुर्रो के द्वारा 1935 में। और दोस्तों इसमें जो कुल कार्डों की संख्या होती है वो होती है 30, यानी कि ऑप्शन सी हमारा दोस्तों सही है। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, सेल्फ पैसिंग का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, पैटर्न का सिद्धांत। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन बी, सेल्फ पैसिंग का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों है, MLL न्यूनतम अधिगम स्तर, मिनिमम लर्निंग लेवल मूल रूप से एक ऐसा उपागम है जिसकी मान्यता है कि किसी भी कार्य को सभी विद्यार्थी न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं, सभी अधिगम कार्य सीखे नहीं जा सकते हैं, सभी उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा दोस्तों सही है, किसी भी कार्य को सभी विद्यार्थी न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। दोस्तों न्यूनतम अधिगम स्तर MLL एक ऐसा उपागम है जिसकी मान्यता है कि किसी भी कार्य को सभी विद्यार्थी न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं और शिक्षा की सार्वभौमिकता न्यूनतम अधिगम स्तर पर निर्भर करती है। इस अवधारणा का आधार यह था कि किसी भी बच्चे या व्यक्ति के साथ जात, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिगम का अधिकतर हस्तांतरण संभव है? तो पहला है स्मरण, अवबोधन, सामान्यीकरण, आत्तों का निर्माण। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन बी, सामान्यीकरण। दोस्तों जब कोई
एक सीखा हुआ कार्य दूसरे सीखने के कार्य को प्रभावित करता है तो उसे अधिगम का अत्यधिक स्थानांतरण कहते हैं। और इस प्रकार का स्थानांतरण सीखने की क्रिया को सरल बनाता है। जैसे हम विद्यालय में जोड़, घटाना, गुणा आदि सीखते हैं और उस ज्ञान का प्रयोग बाजार में चीजें खरीदने के समय करते हैं। और दूसरी ओर जब पहले सीखी हुई क्रिया दूसरी सीखने की क्रिया में बाधक बनती है तो उसे विपरीत स्थानांतरण कहा जाता है। दोस्तों ये क्रिया सामान्यीकरण की दिशा में अधिक संभव होती है। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों है, पियाजे के अनुसार प्राक संप्रत्यात्मक एवं अंतर्दृष्टि विधि संबंधित है। तो पहला है संवेदी पीसी व्यवस्था, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक व्यवस्था, तीसरा औपचारिक संक्रिय व्यवस्था, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन डी, इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार प्राक संप्रत्यात्मक व अंतर्दृष्टि अवधि पूर्व संक्रियात्मक व्यवस्था यानी कि 2 से 7 वर्ष तक संबंधित होती है और इस अवस्था में बालक में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। साथ ही साथ बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने व उसमें विभेद करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों है, अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, विक्टर ब्लूम, मैस्लो, आर.एस. वुडवर्थ, स्किनर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन बी, मैस्लो के द्वारा। अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत मैस्लो के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों है, बुद्धि लब्धि का प्रत्यय प्रस्तुत किया गया। तो बुंट, गिलबर्ट, विलियमस्टन, साइमन। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सी, विलियम स्टंट के द्वारा। बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय जो है, आईक्यू लेवल का संप्रत्यय जो है विलियम स्टंट के द्वारा दिया गया था दोस्तों। और बुद्धि लब्धि का प्रत्यय, बुद्धि लब्धि दोस्तों इंटेलिजेंस कोसेंट कई अलग मानकीकृत परीक्षणों से प्राप्त गणना है जिसमें बुद्धि का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। तो स्पीयरमैन, थर्स्टन, केटल, गार्डनर। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन डी, गार्डनर। बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन जो है हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा किया गया है। और दोस्तों बुद्धि एक सिद्धांत है जिसे हार्वर्ड गार्डनर ने प्रतिपादित किया है। बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में अलग प्रकार की बुद्धि होती है। जैसे कोई संगीत में पारंगत हो सकता है, कोई अभिनय में, कोई लेखन में, कोई तार्किक क्षमता में। इन्होंने बुद्धि के सिद्धांत को समझाने के लिए अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में 8 क्षेत्रों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार दोस्तों है भाषागत, तर्कीय, गणितीय, देशिक, संगीतात्मक, शारीरिक, गति संवेदी, अंतर्वैयक्तिक, अंतर्व्यक्ति और प्रकृतिवादी। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों है, उस श्रेणी को पहचानिए जो अधिगम के स्थानांतरण के प्रकारों को सूचित नहीं करती है। तो पहला दोस्तों है धनात्मक, ऋणात्मक, क्षैतिज लंबी, एक पक्षी, द्विपक्षी, एक पुच्छी या द्विपक्षी। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन डी, एक पुच्छी, द्विपक्षी। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों है, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालक्रमिक आयु 4 वर्ष है तो बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो दोस्तों इसका दोस्तों फार्मूला होता है IQ बराबर MA/CA इंटू 100। तो दोस्तों बच्चे की मानसिक आयु कितनी दोस्तों है 5 वर्ष, तो 5/4 ऊपर दोस्तों आ जाएगा 100 IQ बराबर। तो दोस्तों हो जाएगा 4 एकम 4, 4 पंचे 20 का 0, 4 दूनी 8 2 10, 25 पंजे 125। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 125। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा सही है 125। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों है, थॉर्नडाइक ने सीखने का ये नियम नहीं दिया है। तो तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और अवलोकन का नियम। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है अवलोकन का नियम। थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल 8 नियम बताए, उसमें से 3 मुख्य नियम दोस्तों है, तत्परता का, प्रभाव का और अभ्यास का। ऑप्शन सी हमारा नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों है, निम्न से कौन सा शिक्षण कौशल से संबंधित है। तो पहला दोस्तों है सांपट पर लिखना, प्रश्नों को हल करवाना, प्रश्न पूछना, इनमें से सभी। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है सभी। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों है, सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंधन का आधार क्या है। तो आवश्यकता, पुनर्बलन, उद्दीपक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन बी। दोस्तों सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंधन का आधार पुनर्बलन है और इस सक्रिय अनुबंधन से अभिप्राय एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया से है जिसके द्वारा सक्रिय व्यवहार को सुनियोजित पुनर्बलन द्वारा पर्याप्त बल मिल जाने के कारण वंचित रूप से पुनरावृत्ति होती रहती है और सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया है।
क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों है, सूक्ष्म शिक्षण के चक्र को पूरा होने की समय अवधि क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 6 मिनट, 12 मिनट, 24 मिनट, 36 मिनट। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन डी 36 मिनट। जो सूक्ष्म शिक्षण के चक्र की जो समय अवधि दोस्तों है वो है 36 मिनट। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों है, समस्यात्मक बच्चों की पहचान हेतु कौन सी विधि प्रभावशाली है? तो पहला दोस्तों विकासात्मक मापनी, दूसरा बालक का व्यक्तित्व अध्ययन, तीसरा बालक के व्यवहार का व्यवस्थित अवलोकन, चौथा दोस्तों उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है दोस्तों उपयुक्त सभी। समस्यात्मक बच्चों की पहचान हेतु सभी विधि प्रभावशाली है, विकासात्मक मापनी, बालक का व्यक्तित्व अध्ययन, बालक के व्यवहार का व्यवस्थित अवलोकन, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो पियाजे, जॉन लॉक, स्किनर, वाइगोस्की। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन डी वाइगोस्की के द्वारा। दोस्तों लीव सिमनोविच वाइगोस्की का सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। और दोस्तों ऋषि मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की ने बताया कि बालक संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उनके सांस्कृतिक संबंधों के बीच एक संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया गया है। और पियाजे की तरह ही वाइगोस्की भी यह मानते थे कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं, किंतु इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास एकाकी नहीं हो सकता है। ये भाषा विकास, सामाजिक विकास, यहां तक कि शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक संदर्भ में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों है, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो केवल विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, सामान्य विशिष्ट छात्र, बहुभाषी या प्रतिभाशाली। तो दोस्तों एक समावेशी शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी भेदभाव व अंतर के समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्रदान की जाती है, ताकि समाज के सभी बालकों में एक स्तर पर लाया जा सके। इसमें सामान्य और विशिष्ट सभी प्रकार के छात्रों को शामिल किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही है, सामान्य और विशिष्ट छात्र शामिल होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक क्या है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, क्षमता निर्माण, अभिभावकों की भागीदारी, अभिप्रेरणा, ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है सभी, क्षमता निर्माण, अभिप्रेरणा और अभिभावकों की भागीदारी, ये सभी। दोस्तों शिक्षा का समावेशीकरण ये बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। और इसकी सफलता के लिए क्षमता निर्माण, अभिभावकों की भागीदारी और अभिप्रेरणा बहुत जरूरी होती है। दोस्तों ये थे बाल विकास एवं शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।